जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 4 परमाणु संरचना इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसमें अति लघु उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किए थे, तो आप लोग जाकर देख लेंगे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पहला प्रश्न है कि कौन से प्रायोगिक प्रमाण निर्देशित करते हैं कि पहला कैथोड किरणों का द्रव्यमान होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि विसर्ग नली में कैथोड किरणों के मार्ग में हल्का पाद चक्र रखने पर यह अपनी धुरी पर नाचने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि ये किरणें अत्यंत छोटे छोटे द्रव्यमान से बनी होती है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि कैथोड किरणों का आवेश होता है। यह हमें प्रयोग के द्वारा बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि विसर्ग नली में कैथोड किरण वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित होती है। इनके विचलन की दिशा से ज्ञात होता है कि ये किरणें ऋण आवेशित होती है, यानी कि इस पर माइनस चार्ज होता है। इसका तीसरा प्रश्न है कि कैथोड किरणों की ऊर्जा होती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि विसर्ग नली में कैथोड किरणें कैथोड से निकलकर अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में गमन करती है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणों की ऊर्जा होती है। अब इसका चौथा प्रश्न है कि कैथोड किरणें सभी पदार्थ के मौलिक अवयव हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि थॉमसन ने कणों के आवेश यानी कि ई और द्रव्यमान m का अनुपात प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया। इन्होंने विसर्ग नली में भिन्न भिन्न गैसों तथा भिन्न भिन्न धातुओं के कैथोड का प्रयोग करने पर पता चलता है कि हर हालत में ही एक ही प्रकार के कण निकलते हैं और हर हालत में E/m का मान 1.76 गुना 10⁸ कूलम ग्राम ही पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि ये कण सभी परमाणुओं के मौलिक अवयव हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। इसका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित के आविष्कारकों द्वारा कैसे निर्देशित होता है कि डाल्टन का परमाणु नियम अपर्याप्त है। पहला है कैथोड किरण और इसका तीसरा है एनोड किरण। तो हम लोग इन दोनों का एक ही आंसर लिखेंगे। तो लिखेंगे कि कैथोड किरण यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं और एनोड किरण जिसको प्रोटॉन कहा जाता है। तो लिखेंगे कि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाजित नहीं होता है, लेकिन आधुनिक प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है तथा ये कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं। और अब इसका दूसरा प्रश्न था नाभिक। इसका उत्तर लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु को नष्ट व उत्पन्न नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको ना ही खत्म किया जा सकता है और ना ही उसको बनाया किया जा सकता है। लेकिन आधुनिक नाभिकीय रसायन में बड़े परमाणुओं के नाभिक विखंडित होकर छोटे परमाणु के नाभिक में तथा छोटे परमाणुओं के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर बड़े परमाणु बनाते हैं। और अब इसका चौथा था समस्थानिक। इसका उत्तर लिखेंगे कि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के परमाणु आकार और द्रव्यमान समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, लेकिन समस्थानिक की खोज के बाद इस नियम का खंडन हुआ, यानी कि यह असत्य माना गया। समस्थानिकों के अनुसार किसी भी तत्व के सभी परमाणु आकार और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन का यानी कि E/m निर्धारण कैसे बहुत अर्थपूर्ण साबित हुआ। यद्यपि उन्होंने द्रव्यमान तथा आवेश का निर्धारण नहीं किया था। इसका उत्तर लिखेंगे कि थॉमसन ने इन कणों के आवेश यानी कि E और द्रव्यमान m का अनुपात E/m प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया।
इन्होंने विभिन्न विसर्ग नलियों का उपयोग किया, विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोडों का काम में लाया तथा विसर्ग नली में विभिन्न गैसों का प्रयोग किया। हर हालत में E/m का मान 1.76 गुना 10⁸ कूलम बटा ग्राम ही पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि ये कण सभी परमाणुओं के अनिवार्य अवयव हैं, यानी कि इसके जरूरी अवयव हैं। इन्हीं कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। इस प्रकार थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का E/m का निर्धारण कर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ज्ञात करने में सराहनीय कार्य किया, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया। अतः आगे के प्रयोग में अर्थपूर्ण साबित हुआ, यानी कि यह सही साबित हुआ। अब इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड की स्वर्ण पत्थर वाले प्रयोग का सविस्तार वर्णन करें। पहला है प्रायोगिक वर्णन। हम लोग प्रयोग के बारे में लिखेंगे कि रदरफोर्ड ने प्रयोग के अंतर्गत रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा तीव्र गति से निकले अल्फा कणों का सोने के पत्थर पर प्रहार कराया गया। कण का आवेश +2 और द्रव्यमान 4 इकाई होता है। यह वस्तुतः He2 प्लस आयन है। उसके बाद इसका दूसरा प्रश्न था इसका निरीक्षण। तो हम लोग निरीक्षण में देखेंगे कि रदरफोर्ड ने जब सोने के पत्थर पर अल्फा कणों से प्रहार किया तो उसने देखा कि पहला निरीक्षण कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्थर को पार करके सीधे निकल जाते हैं, और दूसरा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं, और तीसरा कि बहुत ही कम अल्फा कण जिसकी संख्या लगभग 1 लाख से कम कण थे वे टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस आ जाते हैं। इसका अब 5 नंबर प्रश्न है कि बोर बोरी योजना का संक्षिप्त विवरण दे। इस व्यवस्था में Na यानी कि सोडियम तथा CiCl क्लोरीन का विन्यास लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में परमाणु की संरचना के संबंध में संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इसके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। और दूसरा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। और तीसरा कि इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे कि विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर बोरी योजना के अनुसार होता है। तो इसके अनुसार देख सकते हैं कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को निकालने का सूत्र होता है वह 2n² होता है। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तृतीय कक्षा में 18 और चतुर्थ कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जबकि सबसे बाहरी कक्षा होता है उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि प्रारंभ के 18 तत्वों की परमाणिक संरचना को इस बोर बोरी योजना के द्वारा समझा जा सकता है। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं बोर बोरी योजना ये रहा। इसमें जो 18 तत्व हैं उनको कक्षाओं में बांटा गया है, तो 18 तत्वों को ही सिर्फ बांटा गया। उसके बाद यह योजना काम नहीं करती है, यानी कि यह जो बनाया गया था कानून यह काम नहीं करता है, तो इसी को ही सिर्फ ये रहा समझाया गया था। उसके बाद प्रश्न था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये रहा सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तृतीय कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1। और फिर उसके बाद था क्लोरीन का, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। तो इसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 8 और तृतीय कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और 7। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं।
परमाणु संख्या ही परमाणु की मौलिक विशेषता है, इसकी पुष्टि करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित किया जाता है, अतः परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इकाई धन आवेशों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जो प्रोटॉन की संख्या होता है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और वह धन आवेश की संख्या के बराबर होता है। अब हम लोग इसके बाद वाले प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिससे पदार्थ की मौलिक अवस्था बरकरार रहती है, यानी कि बनी रहती है। यही कारण है कि परमाणु संख्या ही परमाणु की मौलिक विशेषता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लेंगे। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है तथा इस मॉडल की त्रुटियां क्या है, यानी कि इस मॉडल की गलतियां क्या है जो रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखेंगे। तो रदरफोर्ड ने प्रयोग के लिए एक सोने का पत्थर लिया और उस पत्थर पर अल्फा कणों से प्रहार किया। उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार पहला कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, यानी कि बीच में होता है। दूसरा कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है, यानी कि खाली होता है। तीसरा कि परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों और धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्याएं समान होने के कारण परमाणु जो कि विद्युतः उदासीन होता है। और चौथा कि नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी कम होता है। और पांचवा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं। इन वृत्तीय पथों को कक्षाएं या फिर सेल कहते हैं। अब हम लोग इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की त्रुटियां, यानी कि रदरफोर्ड ने क्या गलतियां किया था परमाणु मॉडल को बनाने में, ये हम लोग लिखेंगे। तो पहला त्रुटि कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की थी, यानी कि उसने यह नहीं बताया था कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। और दूसरा इसकी गलती ये था कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं, युक्ति संगत नहीं लगता, क्योंकि इस प्रकार का परमाणु कभी अस्थायी नहीं हो सकता। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से लगातार ऊर्जा का ह्रास होता रहेगा और नाभिक के आकर्षण बल के कारण यह नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का विनाश हो जाएगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परमाणु अस्थायी होते हैं, यानी कि वह किसी अन्य परमाणुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, वह एक जगह अस्थायी होते हैं। तो यही था रदरफोर्ड की त्रुटियां परमाणु मॉडल को बनाने में। अगला प्रश्न है कि कैथोड किरण की नली का प्रायोगिक उपयोग क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि कैथोड किरण नलिका पटल पर इलेक्ट्रॉन की किरण को डालकर प्रकाश उत्सर्जित कर छवि निर्माण के प्रयोग में आता है, यानी कि उसका आकृति बनाने का उपयोग में आता है। यह छवि किसी विद्युत संकेत तरंग यानी कि दोलनदर्शी अथवा छवि दूरदर्शन या रडार के लक्ष्य दिखाने के लिए होता है। जैसे कि रडार होता है, वह जब कोई भी दुश्मन किसी भी देश पर अटैक करता है तो रडार यह बता देता है कि किस ओर से कौन सी मतलब किस ओर से हथियार यानी कि अटैक कर रहे हैं और कितने सारे अटैकर्स हैं। ये सभी ज्ञात हमें रडार की सहायता से ही होता है, जो कि रडार हमें सिग्नल दे देता है कि किस ओर से कितने सारे अटैकर्स आ रहे हैं। तो इसी का उपयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है कि समस्थानिक क्या है, कोई दो उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती है, यानी कि वह एक ही तत्व जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती है किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होता है, उसी को ही समस्थानिक
कहा जाता है या फिर समस्थानिक कहलाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक ही तत्व है के परमाणु है, जैसे क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन ही है। ये इन दोनों की परमाणु संख्याएं समान है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 है, यहाँ भी 17 है। जबकि आप लोग ऊपर में देखेंगे तो ये परमाणु द्रव्यमान होता है ऊपर वाला, तो दोनों में परमाणु द्रव्यमान जो कि अलग अलग है और होता है, और परमाणु संख्याएं नीचे वाले समान होते हैं एक ही तत्व के, उसी को ही समस्थानिक कहा जाता है। तो आप लोग उदाहरण के लिए ये वाला लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है, यह हमें अंतर बताना है। तो देखिए आप लोग, ये रहा इधर समस्थानिक और इधर समभारिक। तो पहला लिखेंगे समस्थानिक का कि इसमें एक ही तत्व के परमाणु समान संख्याएं होती है, यानी कि परमाणुओं की जो संख्याएं होती है वह समान होती है, जबकि समभारिक में तत्वों की परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होती है। दूसरा कि समस्थानिक में तत्वों के द्रव्यमान जो संख्या होती है वह अलग अलग होती है, जबकि समभारिक में परमाणु द्रव्यमान समान होती है यानी कि बराबर होती है। उसके बाद तीसरा कि समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है यानी कि बराबर होती है, जबकि समभारिक में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है यानी कि भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद चौथा अंतर कि समस्थानिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है यानी कि बराबर होती है, जबकि समभारिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती है यानी कि अलग अलग होती है। तो आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पे 4 अंतर बताया गया है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ताकि वो भी इस सभी प्रश्नों के हल को अच्छे से बना ले। और अब इसका लास्ट 11 नंबर प्रश्न है कि कैथोड तथा एनोड किरणों के अध्ययन से इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज किस प्रकार की गई थी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे कि विसर्ग नली में भिन्न भिन्न गैसों तथा भिन्न भिन्न धातुओं के कैथोडों का प्रयोग करने पर पता चला कि हर हालत में एक ही प्रकार के कण निकलते हैं, अतः ऋण आवेशित ये कण प्रत्येक तत्व के प्रत्येक परमाणु के मौलिक अवयव हैं। थॉमसन ने इन कणों के आवेश यानी कि ई और द्रव्यमान m का अनुपात E/m प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया। इन्होंने विभिन्न विसर्ग नलियों का उपयोग किया, विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोडों को काम में लाया तथा विसर्ग नली में विभिन्न गैसों का प्रयोग किया। हर हालत में E/m का मान 1.76 गुण इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम ही पाया। इससे सिद्ध होता है कि ये सभी कण परमाणुओं के मौलिक कण अवयव हैं। इन्हीं कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे कि प्रोटॉन की खोज किस प्रकार हुई थी। तो गोल्डस्टीन ने बताया कि यदि विसर्ग नली के कैथोड में बारीक छिद्र कर दिया जाए और निम्न दाब 0.01 mm तथा अधिक विभवांतर यानी कि 10,000 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुछ विशेष प्रकार की किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। ये रहा इधर देखिए, एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है, जिन्हें एनोड किरण कहते हैं। चूंकि ये किरणें धन आवेश से युक्त होती है अतः इन्हें धन किरणें भी कहते हैं। इन किरणों को कैनाल किरणें भी कहा जाता है, क्योंकि इन किरणों का गमन कैथोड के छेद से या कैनाल होकर होता है। फिर लिखेंगे कि इन किरणों की प्रकृति विसर्ग नली में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। विभिन्न गैसों के लिए आवेश ई और द्रव्यमान m का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करने पर इस अनुपात E/m का मान अधिकतम होता है। हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणें एक ही प्रकार के धनात्मक कणों की बनी होती है। इन्हीं किरणों को प्रोटॉन कहते हैं, यानी कि इन्हीं किरणों का नाम प्रोटॉन रखा गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के खोज के हुई। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।